पार्किंसन क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इनवॉलेंट्री हाथ की जब मूवमेंट्स आने लग जाएं, इनवॉलेंट्री हमारी कंट्रोल से बाहर, न हम कटोरी उठा पाएं न चम्मच उठा पाएं और हाथ अपने आप ये हिलने लग जाएं, तो ये पार्किंसन होता है। और ये काफ़ी कॉमन है 50 प्लस एजेस में, और जितने एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें और ज़्यादा है। बेसिकली एक तरह से ये ब्रेन की डीजेनरेशन है। स्टार्ट होता है एक हाथ में कंपन, लेकिन कँपकँपी सबसे ज़्यादा हो जाता है और फिर ये अकड़न और आपकी एक्टिविटीज़ कम भी हो जाती हैं इसके कारण। सो ग्रीन टी भी इस खतरे को कम करने में सहायक हो सकती है। नियमित जो लोग ओपन एयर में एक्सरसाइजेज करते हैं उनमें पार्किंसन कम देखने को मिलता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा होम्योपैथिक के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये बीमारी क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? वंदना जी, हम लोग अक्सर देखते हैं जब हम 50 या 55 की उम्र से अधिक हो जाते हैं तो कई बार हाथ और पैर हमारे या पूरा शरीर ऐसे 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 पे हिलने लगता है और हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहता। ये होता है पार्किंसन। तो हमारा जब ये इनवॉलेंट्री हाथ की जब मूवमेंट्स आने लग जाएं, इनवॉलेंट्री हमारी कंट्रोल से बाहर, न हम कटोरी उठा पाएं न चम्मच उठा पाएं और हाथ अपने आप ये हिलने लग जाएं, तो ये पार्किंसन होता है। और ये काफ़ी कॉमन है 50 प्लस एजेस में, और जितने एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें और ज़्यादा है। जितने अर्बन एरियाज़ हैं उसमें और ज़्यादा है। तो जहाँ हमने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लिया, बेसिकली एक तरह से ये ब्रेन की डीजेनरेशन है। एजिंग जल्दी फास्ट हो जाती है और एकदम तेज़ी से फैलता है। ये सेल नर्व न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और बड़ी फास्ट फैलता है, और ये आपकी गतिविधियों को बहुत प्रभावित करता है। खाना भी मुश्किल हाथ होता है। एक हाथ स्टार्ट होता है एक हाथ में कंपन, लेकिन कँपकँपी सबसे ज़्यादा हो जाता है और फिर ये अकड़न और आपकी एक्टिविटीज़ कम भी हो जाती हैं इसके कारण। और ये फिर आपके चेहरे के हाव भाव भी कम हो जाते हैं या ख़त्म ही हो जाते हैं, और चलते समय आपकी जो बाजुएं हिलना है ये बंद कर जाती हैं। तो कई इसके लक्षण धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? पार्किंसन डिजीज जो होती है उसके कारण क्या होते हैं होने के? देखिए वंदना जी, अगर हम एग्जैक्ट कॉजेज़ की बात करें तो वो तो अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें इसमें इस डिज़ीज़ के लिए भी बहुत रिसर्च हो भी चुकी है, लेकिन और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। और पार्किंसन रोग जो है उसको, क्योंकि हमारे पास कारण नहीं है, तो इसको पूरी तरह से ठीक करना भी संभव अभी तक तो नहीं है। लेकिन इसमें एलोपैथिक में भी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक में भी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में भी दवाइयाँ हैं जो आपके लक्षणों में सुधार कर सकती हैं। और कुछ मामले में हम कई बार मस्तिष्क के कई सेफ एरियाज़ हैं जहाँ पे सर्जरी का सुझाव दिया जा सकता है, लेकिन सर्जरी कॉमन नहीं अभी इसमें है। लेकिन कई बार, अब देखिए लक्षणों की अगर हम बात कर लें तो हर एक कुछ मरीज़ों में कुछ अलग लक्षण हो सकते हैं। तो कई बार तो शरीर के एक हिस्से पे देखने शुरू होते हैं, लेकिन एक हिस्से से शुरू होकर फिर ये स्थिति और ख़राब हो जाती है और लगभग पूरा शरीर इसमें लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहला कंपन आता है इसमें। कंपन या हिलना आमतौर पर आपके हाथ या उंगलियों से शुरू होता है, और इसके कारण आपका अंगूठा और तर्जनी उंगली ये एक दूसरे से अंगूठा और ये रगड़ने शुरू हो जाते हैं आपस में। ये पिल रोलिंग ट्रिमर्स बोलते हैं हम इनको हमारी भाषा में, पिल रोलिंग ट्रिमर्स, ऐसे ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक लक्षण है। और रेस्टिंग स्टेज में भी आप आराम से बैठे हैं लेकिन आपके हाथ आपके ट्रिमर में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो हो जाती हैं। समय के साथ साथ आपके हिलने डुलने, काम करने की क्षमता, हर चीज़ को ये आपको स्लगिश बना देती है, क्योंकि आपको कठिनाई होती है। कोई भी काम करने में आपको समय ज़्यादा लगेगा
और पैरों को घसीट के चलने की कोशिश आप करेंगे, चलना तक मुश्किल हो जाएगा। पहले कंपन है, उसके बाद आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं, स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। ये कहीं भी अकड़न हो सकती है, और फिर उसकी अगर मांसपेशियां कठोर होगी तो उसकी गति सीमित हो जाती है, और फिर आपकी जो मुद्रा है वो बिगड़ जाती है। कई बार तो पार्किंसन में अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती हैं, और पलकें झपकना, मुस्कुराना और हाथों को हिलते हुए चलना, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी रुक जाती हैं। इसी तरह आपकी आवाज़ में भी परिवर्तन आ सकता है। आपकी आवाज़ होर्स, धीमा और अस्पष्ट हो जाती है, और फास्ट बोलेंगे आप कोशिश करते हुए, और हिचकिचाहट भी आ सकती है बात करने से पहले। ये कई मुश्किलें इसमें आ जाती हैं। इसी के साथ साथ आपकी लिखावट, बैंक में सिग्नेचर मिलने आपके बंद हो जाएंगे, पेंशन मिलने में मुश्किल आएगी। आजकल तो चलो एटीएम आ गया है, नेट बैंकिंग आ गई है, आसान है, लेकिन सिग्नेचर्स आपके बिल्कुल लिखावट में परेशानी आ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे पार्किंसन में आते हैं। अब बात करते हैं इसके कारणों की। आपने मेरे को पूछा था कि कारण क्या हैं। तो देखिए, इसमें कुछ न्यूरॉन्स हैं वो हमारे धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, वो खराब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से डोपामाइन नामक रसायन उत्पन्न होता है। उसकी वजह से ये सारी बीमारी आती है। सो डोपामाइन की सिक्रीशन जब ज़्यादा हो जाए तो ये पार्किंसन देखने को मिलता है। तो न्यूरॉन जब नष्ट होते हैं तो उसकी वजह से कई सिम्टम्स आ जाते हैं, और ये जेनेटिक भी हो सकता है। आपके जीन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और ये फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट में भी कारण हो सकते हैं। पर्यावरण में मैंने आपको बताया, कई लोग कुछ ऐसे विषैले पदार्थ, कई पर्यावरण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पर ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मिलती है, रूरल में कम मिलती है, या पहाड़ों में कम मिलती है, शहरों में ज़्यादा मिलती हैं। तो इसलिए पॉल्यूशन को भी इसमें गिना जाता है। बाकी बढ़ती आयु, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, युवाओं में पार्किंसन नहीं देखा जाता, और 50 के बाद ही ये देखा जाता है, और 60+ तो बिल्कुल कॉमन है, ये काफ़ी देखा जाता है। और आपको मैंने बताया मेल्स में ज़्यादा देखा, पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है, और हर्बिसाइड्स या जहाँ भी आप केमिकल्स के संपर्क में ज़्यादा आते हैं वहाँ ज़्यादा देखा जाता है। पार्किंसन के डिजीज जिनको होती है उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि कैसे बचें, हम इस बीमारी से बचें कैसे। तो देखिए, हमारे पास बचने के साधन लिमिटेड हैं, क्योंकि हमें कारण एग्जैक्ट नहीं पता। तो जो मैंने एनवायरनमेंट आपको बताया, हम कोशिश करें कि साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहें। कॉफ़ी, चाय, कोक, इसमें कैफ़ीन होता है, वो पार्किंसन के विकास के जोखिम को कम कर सकती है। सो ग्रीन टी भी इस खतरे को कम करने में सहायक हो सकती है। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल रिसर्चर्स ने बताया है कि कुछ फ़ायदा इसमें करता है, और ग्रीन टी भी इसको फ़ायदा करती है। लेकिन नियमित एरोबिक व्यायाम, ये बिल्कुल हमारी रिसर्च में फुल प्रूफ मिला है कि अगर नियमित जो लोग ओपन एयर में एक्सरसाइजेस करते हैं वो उनमें पार्किंसन कम देखने को मिलता है। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड हमारे पास प्रूफ है कि अगर आप साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हो और नेचर के नज़दीक रहते हो और रेगुलर ओपन एयर एक्सरसाइजेस करते हो, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, तो आप इससे बच सकते हो। क्या ये घरेलू उपायों से ठीक किया जा सकता है? जी, मैंने एक आधा घरेलू उपाय आपको पहले ही बताया है कि हम देखिए, चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी, इसमें जो कैफ़ीन वाले हैं या ये ग्रीन टी है, इसको कारगर माना गया है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें हर्बल टी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने जो भी हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड रखे हुए हैं ताकि नर्व्स इरिटेट ना हो। न्यूरॉन्स, बेसिकली न्यूरॉन्स की डिजीज़ है, तो नर्व वाली सभी चीज़ें, तो जो हमारी रसोई में ही हम फिर से जाएंगे। दालचीनी है हमारी, लौंग है हमारे, लहसुन है, अदरक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल, हल्दी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हम करेंगे सब्जियों में या इनका काढ़ा पिएंगे, यही हमारा बिल्कुल हमारा सल्यूशन है। इसके साथ साथ इसमें
एक बात और है कि बीमारी का पता कैसे लगता है। तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा इसकी कोई जांच भी उपलब्ध नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएंगे, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा, आपके संकेत देखेगा और लक्षणों की समीक्षा करेगा और इन सारी एनालिसिस के हिसाब से आपको बता देगा कि आपको पार्किंसंस हैं। और इसके अलावा कई बार इसकी दवाइयाँ फिर देनी पड़ती हैं। तो बेसिकली दवाओं से इसका थेरेपेटिक ट्रायल भी होता है। आपको दवाइयाँ देके 15 दिन बाद फिर बुलाया जाता है। उसमें ये देखा जाता है दवाइयों से इम्प्रूव हुए या नहीं हुए। अगर इम्प्रूव हो गए तो इसका मतलब डायग्नोसिस सही है। तो इस पैटर्न पे चलते हैं हम। होम्योपैथी में भी देखिए, हम एक बात और है, जीवन शैली में बदलाव, जिसकी हम बात शुरुआत से करते हैं कि एरोबिक व्यायाम की हम सिफारिश करते हैं सभी को, और इसमें हम एक बॉडी की बैलेंसिंग और स्ट्रेचिंग पर जोर देते हैं। तो मेरी ये सलाह है 35 साल की उम्र के बाद शरीर के बैलेंसिंग और शरीर की स्ट्रेचिंग पर ध्यान दिया जाए। ये घरेलू उपचार सबसे ज़्यादा कारगर है। सो पैदल चलें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें। ये 30 या 35 की साल अगर आप एज से ओपन एयर, अगर आप खुली हवा में ये चीज़ें आप एक्टिव रहते हैं तो शायद आप पार्किंसन से बच सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि इसको डायग्नोज करना मुश्किल है, तो फिर जो दवाइयाँ आती हैं वो कैसे दी जाती हैं जब ये डायग्नोज ही नहीं हो पाता है ठीक से? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि डायग्नोसिस मुश्किल है। मैंने ये बताया कि डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन इसका क्लियर कट सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए थे, सिम्टम्स से ही क्लियर हो जाता है। इसीलिए थेरेपेटिक ट्रायल किया जाता है। 15 दिन की दवाई देके देखा जाता है कि दवाई से आराम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके सिम्टम्स बहुत क्लियर हमें नज़र आ जाते हैं। और MRI एक ब्रेन का हम करवा के हम इसमें देख लेते हैं। EEG का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कारण नहीं है इसलिए कई बार न्यूरॉन्स के अलावा हमें और कुछ ज़्यादा चीज़ नज़र नहीं आती। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं? देखिए मैडम, कई बार इसमें सीवियर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की सर्जरी हम लोग कई बार करते हैं इसमें, क्योंकि कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि मरीज बेड से उठने को भी लाचार हो जाता है। सारा ही शरीर लगभग हिलने लग जाता है और पैर घिसटते हुए चलना पड़ता है। तो हम पेशेंट्स में कई इसमें हम एक एमेंटाडीन नाम की दवाई एलोपैथिक में इस्तेमाल होती है, जो कि एडवांस स्टेजेस में चलती है, और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के जरिए एक सर्जरी है ये, उसके जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी जटिलताओं से दूर रख लें। तो जो जटिलताएं हैं, लेटर ऑन क्या होता है, सोचने में कठिनाई आती है, आपको डिमेंशिया वाली स्टेज आ जाती है, धीरे धीरे आपको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं, संज्ञानात्मक समस्याएं आती हैं, आपको डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि डर, चिंता और प्रेरणा की कमी आपको परेशान कर देती है। इसी के साथ साथ निगलने में भी समस्या आती है, नींद की समस्या आ जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या आती है, यूरिन पे कंट्रोल हट जाता है, स्टूल में जाने से मरीज डरता है, उसको पता नहीं लगता, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रह जाती क्योंकि इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट भी कम हो जाती हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर में आपके परिवर्तन आ जाता है, स्मेल, सूंघने की स्मेल कई बार कम हो जाती है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, शरीर में दर्द काफ़ी हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कई बार इसमें हमें एडवांस सर्जरी करनी पड़ती है। होम्योपैथिक में इसकी क्या दवाई है? देखिए, होम्योपैथिक में इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जितनी ब्रेन की दवाइयाँ हैं वो सारी यहाँ कारगर हैं। एगैरिकस है, नेट्रम्यूर है, इग्नेशिया है, अवीना सटाइवा है, और पैसीफ्लोरा है, प्लम्बम है, ओनेंथिक रोकाटा है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन होम्योपैथी में हमारी यही सलाह होती है हमेशा से कि मरीज अपने डॉक्टर के पास जाए, अपना पूरा परीक्षण करवाए, पूरी हिस्ट्री लेकर हम देखिए मैं यही बताऊंगा, अगर 10 पार्किंसन के मरीज मेरे पास आएंगे तो 10 के 10 को मैं शायद अलग अलग दवाएं दूं, सबको एक ही दवाई ना दूं। इसलिए हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यही सलाह देते हैं कि, और एक बात और, हम ये चाहते हैं कि आप बीमारी की शुरुआत में हमारे पास आएँ। ये ना हो कि सब कुछ करा के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हमारे पास आएँ, फिर हमारे लिए इसको वापस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है? अभी तक जो रिसर्चेज हैं उसके अकॉर्डिंगली ये पूरी तरह ठीक नहीं होती, दवाओं से कंट्रोल होती है। अभी तक तो यही हमारी रिसर्च है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, सभी को नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।